बच्चों, इसके पहले जो वीडियो आपके पास आ रहा है उसमें पाठ 9 में रामस्वरूप जी के चारित्रिक विशेषताएं बता दी गई, गोपाल प्रसाद जी की भी चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं और उसमें 2 हेडिंग का डिस्क्रिप्शन भी कर दिया गया, वर्णन बताया गया है। चलिए आगे की 2 हेडिंगों का हम इसमें वर्णन आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से फिर कट हो गया था वीडियो। चालाक हेडिंग जो है यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, और ये हसोड़। तो इसमें देखिए, गोपाल प्रसाद स्वभाव से बड़ा ही हंसमुख है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वो बड़ी कुशलता पूर्वक बतलाता है कि वो बीमारी के कारण रह गया था। ये तो चालाकी है उसकी, ठीक है ना। वो इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रहता है, मन बहलाए रहता है। बड़ी खूबसूरती पर टैक्स लगाने की मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। कहता है कि इस पे जो खूबसूरती के साधन है, सौंदर्य प्रसाधन है, इस पर तो टैक्स लगा देना चाहिए, इससे गवर्नमेंट को सरकार को बड़ी आमदनी, ठीक है ना। और अंतिम जो था लिंग भेद का शिकार, ये जो है पॉइंट्स, तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर उसके मन में भेदभाव दिखाई पड़ता है। यद्यपि वो वकील है लेकिन लिंग भेद का शिकार है। वो पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसी के शब्दों में, कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। ऊंची तालीम भी उसमें से ऐसी चीजों में से। कहता है कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है, इसलिए ये सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। ऐसा उसका विचार है, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि किस तरह से उसके अंदर लिंग भेद दिखाई पड़ रहा है। बड़ी कुतर्क शैली का एक उदाहरण देखिए उसी का। कहता है भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अब ये भी कोई इस बात के लिए तर्क है? इस तरह के वो तर्क देता है अपनी बात को सही करने के लिए, और इस तरह से उसके अंदर लड़के और लड़कियों की शिक्षा के प्रति, अधिकारों के प्रति लिंग भेद दिखाई पड़ता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 जो है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? एम क्या है कहानी का? एकांकी का उद्देश्य क्या है? हर एक एकांकी का, कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी उद्देश्यपूर्ण एक एकांकी है। अब उसका उद्देश्य क्या है? नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना, बालिकाओं की शिक्षा को महत्व देना। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता है। पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था जो है, मानसिकता, इससे लोगों को हटाना और जागृत करना, ठीक है। क्योंकि जब हमारा समाज में महिला पुरुष दोनों शिक्षित होंगे तो हमारे समाज का भविष्य अच्छा होगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। इसके लिए हमें आगे आना होगा, प्रयास भी करना होगा। कहानी का, एकांकी का यही उद्देश्य है। नारी उद्धार का एकमेव मार्ग यही है कि उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया जाए। इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि बेटी की शादी के नाम पर कमजोर न बने, ठीक है ना। वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें।
शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है, जिसमें एकांकीकार पूरी तरह सफल रहा है, जो कि उमा के शब्दों में उमा के द्वारा इन पर करारा प्रहार किया गया है, जिससे कि इन्हें सीख मिले। इस तरह से एकांकी अपने उद्देश्य में सफल रही है। और इसी में जो अंतिम प्रश्न है हमारा कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हैं तो आप कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें भी हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। बिंदुवत लिखेंगे पॉइंट डाल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से। ठीक है। जैसे बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास, ठीक, किया जाए। लोगों को सुशिक्षित नारी के लाभ बताए जाएं। ठीक, सुशिक्षित बहू स्वीकार करने वालों को पुरस्कार सम्मानित किया जाए। समाज में बराबर का अधिकार दिया जाए। ठीक है ना। उन्हें नौकरी में भी पुरुषों के समान महत्व दिया जाए। महत्व दिया जाए। सभी कामों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार से हम अनेकों प्रकार के प्रयास करके उन्हें महिलाओं को गरिमा दिलाने हेतु प्रयास कर सकते हैं। समाज में उन्हें स्थान दिलाने हेतु समाज प्रयास कर सकते हैं। उनकी शिक्षा के लिए प्रयास, सुशिक्षित नारी के लाभ, सुशिक्षित बहु स्वीकार करने वालों को सम्मानित, समाज में बराबर का अधिकार, ठीक है, दिया जाए। उन्हें नौकरी में भी पुरुषों के समान महत्व दिया जाए। सभी कामों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह से बच्चों रीढ़ की हड्डी पाठ समाप्त हो रहा है और इसके सभी जो प्रश्नोत्तर थे वो आपको समझा दिए गए हैं। इन्हें सभी को आपको कॉपी में लिखना है और रिवीजन के लिए
समास में आपको विग्रह और समास का नाम लिखना है। विग्रह एवं समास का नाम लिखें। ठीक है। दशानन, आजन्म, रसोई घर, राजपुत्र, नीलकंठ, आजीवन, ठीक है। घनश्याम, महात्मा, चक्रपाणि, माता पिता, दिन रात, तिरंगा। बच्चों, इन सभी जो शब्द आपको समास के लिखे गए हैं, इन सब का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है और इसका अभ्यास करना है, क्योंकि परीक्षा में ये चैप्टर आपका आ रहा है, इसलिए रिवीजन के लिए आपको दिया जा रहा है। रीढ़ की हड्डी के सभी प्रश्नोत्तर आप विधिवत अपनी कॉपी में लिखेंगे और रिवीजन में समास के जो शब्द आपको दिए गए हैं इनका विग्रह करेंगे। विग्रह करते हुए इनका समास का नाम आपको लिखना है। ठीक है।